बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीजुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम जुर्म और इंसाफ। नाजरीन, 1947 में पाकिस्तान बना और हम सारे मुहाजिरीन जो हैं वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक नए पाकिस्तान में दाखिल हुए और हमने मुस्तकबिल की बेहतर मुस्तकबिल, अच्छे मुस्तकबिल, सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे और वो 75 साल होने के बाद शायद हमारे ख्वाब अभी अधूरे रह गए। 14 मई 2023 को फिर वही सुहाने ख्वाब लेके, मुस्तकबिल के ख्वाब लेके यहाँ पाकिस्तान से कुछ नौजवान समंदर के रास्ते यूरोप जाने के लिए पाकिस्तान से निकले और आपको पता है कि इसे उर्फ में डोंकी कहा जाता है। अब ये जवान जाते हैं जी सबसे पहले यहाँ ईरान और ईरान से फिर तुर्की, तुर्की से लिबिया और लिबिया से फिर ये समंदर के रास्ते इनका सफ़र शुरू होता है जी यूनान के लिए जी, जो कि यूरोप का एक मुल्क है। अब वहाँ पहुँचने के लिए ये जो समंदर का रास्ता है उसमें जो इंसानी स्मगलर हैं, जो इंसानी जानों के स्मगलर हैं, जो लेके सुहाने ख्वाब दिखा के इन लोगों को भिजवाते हैं पाकिस्तान से और उनसे तय किया जाता है कि आपको इस तरह आपने सफ़र करना है और फिर आपने यूरोप पहुँच जाना है जहाँ बहुत सारी दौलत आपकी मुंतज़िर है। वहाँ रास्ते में ये हादसा होता है जी 23 मई को और उस कश्ती में 700, जो कहा जा रहा था पहले कि 700 नौजवान उसमें सवार थे और कुछ लोग जो नीचे अरशा होता है उस पर थे और कुछ ऊपर थे और फिर वो कश्ती उलट जाती है। मुख्तलिफ किस्म की खबरें आई। अब जो तहकीकात हमारे सामने आई है नाजरीन, उसमें 400 लोगों का कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो लीबिया की गवर्नमेंट है और यूनान की गवर्नमेंट है किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि कितने नौजवान थे और ना ही उनकी तरफ से कोई इलामिया जारी हुआ। हमारी हुकूमत पाकिस्तान में वजीर आज़म पाकिस्तान ने इस पे नोटिस लिया और फौरी तौर पर FIA भी मुतहर्रिक हो गई और उन्होंने पकड़ दकड़ शुरू कर दी और जो लोग थे इसमें मुलव्वस उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब आगे होगा क्या, आज हम इस पे बात करेंगे। नाजरीन, वो जो जवान डूबे जिसमें से अगर मैं आपको डिटेल दूं तो वो मुख्तलिफ हैं, जिसमें से गुजरांवाला से 51 जो आज तक की तहकीक है और गुजरात के जो हैं 38, लाहौर के 3 और ये FIA के ज़राए के मुताबिक गुजरांवाला रीजन के लापता अफराद की तादाद अब 111 हो गई है। पहले ये कहा जा रहा था कि 300 जो जवान हैं हमारे नौजवान जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे थे जी यूरोप, अब उनमें से पहले 98 की शहादत की, मैं तो उन्हें शहीदी कहूँगा, 98 की इतला मिली जी, फिर उसके बाद अब वो आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन 300 तक तादाद है, जिसमें से काफ़ी ऐसे हैं लोग जिनकी लाशें नहीं मिली क्योंकि हुकूमत यूनान ने जो उनके रेस्क्यू इदारे थे जो रेस्क्यू कर रहे थे उन्होंने नाजरीन कहा कि जी कि समंदर यहाँ बहुत गहरा है और टाइम बहुत हो चुका है, इसलिए उन्होंने वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया। नाजरीन, होता कुछ यूं है कि लाश पहले डूब जाती है, इंसान पहले डूब जाता है और लेकिन कुछ अरसे के बाद वो लाश फिर ऊपर तैर के आती है और फिर वो निकलती है। अब इस पे एक काम तो अच्छा किया यहाँ हमारी हुकूमत ने कि उन्होंने DNA टेस्ट लेने शुरू कर दिए क्योंकि लाशों का पता नहीं चल रहा, चेहरों से शनाख्त नहीं हो रहे लोग, वो बच्चे जो यहाँ से गए वो शनाख्त नहीं हो रहे, तो फिर उन्होंने ये किया कि यहाँ DNA कैंप लगा दिए गए। मैंने वो भी तस्वीर देखी जहाँ लोग जलील हो रहे हैं DNA कराने के लिए, वहाँ भी उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं और ना ही कोई ऐसी वो बना दिए गए जी, हेल्पलाइंस बना दिए गई, लेकिन उनके पास जब इतलात ही कुछ नहीं तो उन्होंने फिर क्या करना है। अब इसमें हम बात करते हैं नाजरीन FIA का इसमें क्या किरदार है और ये जो लोग हैं इंसानी जान के जो स्मगलर हैं, जो इंसानी स्मगलर उन्हें कहा जाता है, वो किस तरह इन लोगों को भिजवाते हैं। आप हैरान हो गए कि 30 लाख 35 लाख, मैं एक नौजवान के जो वर्षा हैं उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा जी हमने 35 लाख रुपए अदा किए, भावलनगर का वो शख्स था और वो उन्होंने कहा जी हमने अपने पूरे जानवर बेच दिए, अपने घर बेच दिया और उसके बाद हमने उसे 35 लाख बच्चे को दिए, लेकिन वो बच्चा भी नहीं रहा और अब वो परेशान हैं कि चलें बच्चे तो वहाँ हलाक हो गए, वहाँ अपनी जानें उन्होंने दे दी, लेकिन क्या लाशें वापस आ सकेगी? क्या हुकूमत ने वो इंतजामात किए हैं
कि उनके प्यारे जो वहाँ दयारे गैर में पड़े हुए हैं उनकी लाशें वापस आ जाएंगी, लेकिन मुझे अभी तक इस तरफ से कोई इतलात नहीं मिली। और लोग जो परेशान हैं, मुतासिरीन वर्षा परेशान हैं, वो घूम रहे हैं और कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। नाज़रीन, FIA की हम बात कर रहे थे, तो आप क्या समझते हैं कि FIA एक ऐसा इदारा है जिसकी हर चीज पे नजर होती है, जिसकी मैं तो कहूंगा जी पाकिस्तान में जितने भी इस टाइप के जराइम होते हैं और ख़ास तौर पे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उन पे उनसे ये मंथलियाँ मुबैना तौर पर वसूल करते हैं, और ये चीज़ें साबित हैं कि ये उनसे मंथलियाँ लेते हैं और उसके बाद हर ट्रैवल एजेंसी और फिर वो अपनी मर्जी के काम करते हैं। पासपोर्ट रखना, कोई ट्रैवल एजेंट नाजरीन पासपोर्ट नहीं रख सकता, लेकिन यहाँ लोग ने पासपोर्ट रखे हुए हैं और जो मंथली नहीं देखा उस पर रेड भी होते हैं और उनको पकड़ लिया जाता है। ये जो रास्ता मैं बता रहा था आपको, ईरान तुर्की, आप मुझे ये बताएं कि क्या बॉर्डर पे कोई फोर्स नहीं है? आज कल एक नाजरीन मैंने खबर देखी जिसमें यह था कि जी फिर कोई 52 नौजवान ईरान वालों ने पकड़ के वापस किए हैं पाकिस्तान को, यानी वो पाकिस्तान की सरहद से गुजर गए। तो कहाँ गई जी आपकी बॉर्डर मिलिट्री फोर्स, कहाँ गए वो इदारे जो वहां मौजूद होते हैं, कहाँ रह गए कस्टम्स वाले? कौन सा रास्ता है जहां से ये लोग गुजर के जाते हैं? तो पूरी बाढ़ लगी हुई है जी, वहां बाढ़ से कैसे गुजरा जाता है? जब तक ये इदारे उसमें मुलव्विस ना हो उस वक्त तक कोई भी शख्स वहां से गुजर नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। लेकिन ये जा भी रहे हैं, सब कुछ हो भी रहा है, और फिर जो ही कोई हादसा होता है उसके बाद हम मुतारिक होते हैं और हम फौरी तौर पर नोटिस भी लिए जाते हैं, फौरी तौर पर एक्शन भी लिए जाते हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया में ये होता है कि वो लोग किसी हादसा कोई हादसा रूनमा होने से पहले वो लोग एहतियाती तदाबीर करते हैं, लेकिन हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में आप देख लें, सानया पेशावर हुआ APS वाला, तो हम बाद में हमें होश आया। अभी सानया 9 मई हुआ, तो हम आज भी उसे 1.5 महीना हो गया उसे याद कर रहे हैं और हमें बाद में होश आया। हमने उसे रोकने का कोई जो एक्ट है वो नहीं किया। होना तो ये चाहिए कि पहले आप उस हादसे को होने से पहले रोकें, तो फिर हम इदारों को मानते हैं। सोर्स रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, ये इतने जो इदारे हैं जो सिविलियन इदारे हैं इंटेलिजेंस के, और उसके साथ मैं अर्ज करूंगा कि आर्मी के भी इदारे हैं, तो ये सब रिपोर्ट्स उनके पास होती हैं। अगर ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं तो फिर हम क्यों नहीं रोक सकते? तो नाजरीन, इस पे आज हम फिर बात करेंगे कुछ दोस्तों से कि जी ये सब क्या है और कैसे हुआ। हमारे पास कुछ वर्षा के मैसेजेस भी हैं जो उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अगर इन नौजवानों के लिए रोज़गार का इंतज़ाम कर दे तो क्यों लोग बाहर जाएं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एक पुलिस का नौजवान, यहाँ ये समझा जाता है कि जो पुलिस के महकमे में बहुत ज़्यादा रिश्वत है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो एक नौजवान भी यहाँ से अपनी नौकरी छोड़ कर गया गैर हाजिर होके, वो भी जा रहा था लेकिन खुशकिस्मती से वो जिंदा बच गया। तो कुछ तो ऐसा है जो हमारे मुल्क में, इस मुल्क में पिछले माह या कुछ अरसे में कहा जाता है कि 10 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। तो क्या बेरोजगारी, महंगाई और जो कुछ भी हमारे मुल्क में इस वक्त बेयकीनी की कैफियत है, तो उसी की वजह से ये जो नौजवान जो हैं, जो हमारे मुल्क का सरमाया है, जो 63% नौजवान हैं हमारे मुल्क के, जिनका मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है, और वो लोग गैर कानूनी तरीके से लाखों रुपए दे के फिर बाहर जाते हैं। नाजरीन, हमारे नुमाइंदे ने कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं वर्षा से, जिनके वहाँ बच्चे पानी में डूब के वहाँ मर गए और उनकी लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं। तो आज आए वो सुनते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। डेट ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दूसरा वाक़या इसी माह के अंदर पेश आया है। ये सबसे बड़ी नायली तो इस हुकूमत की पे जाती है ना, जिसकी वजह से ये बेरोज़गारी है। हम घर में अपने घरों में हों तो फिर भी फाके से मरते हैं, अगर हम अपने घर से बाहर चले जाएं तो फिर भी मौत हमें अब दबोच लेती है। लेकिन हुकूमत को इस हवाले से संजीदगी से सोचना होगा। ये नौजवान है, ये दुनिया में पहले नंबर पे मुल्क है जहाँ पे नौजवानों की कसरत तादाद में पाई जाती है। अगर इसी तरह हम अपने नौजवानों को ज़ाया करते रहेंगे तो चंद दिनों और माह के अंदर इसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा हुकूमत के ऊपर ये
ये लाजम बनता है कि वो हमारे इस नौजवानों के मतलब कारोबार के मतलब और इकोनॉमिक्स पॉलिसी है जो उसके मतलब संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। नुमान बताइए कि आपके पास तमाम चीज़ें पहुंची होंगी, लोगों ने यकीनी तौर पे आपको तमाम तफसीलात से अपडेट किया होगा, जिम्मेदार किसको समझते हैं? मैं इस वक्त तो वक्त के हुक्मरानों को ही समझता हूँ, जिनकी नाअहली की वजह से ये हमें आज ये वाक़या पेश आया। इसके 2 बच्चे हैं, देखो वालद से महरूम है, मेरा भी वालद फौत हुआ, मुझे पता है अपने वालद की कमी महसूस होती है, वो अभी छोटे छोटे हैं। ये सानिया बहुत बड़ा सानिया है जो आज हमारे जंदराका के ऊपर ये हुआ है। तकरीबन आज पूरा जंदराका गम सोग में मुब्तला है। जी सवाल जी बताइएगा, ये जो आपको हफीज़ुल्लाह की इतला किसने दी और आपके बकाया जो लोग हैं वो जो आप बता रहे हैं कि इधर के रहायशी हैं वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं? जी हफीज़ुल्लाह हमारा रिलेटिव है, उसकी डेथ की इतला उनके जो साथी हैं जो उनके साथ थे, जो कि कश्ती में सवार नहीं हुए, उन लोगों ने इतला दी है। वो हमारे इधर हमारे कस्बे के हमारे ही वो हमसाए हैं, हमारे ही वो दोस्त हैं। वो हैं राय नौरंग सन ऑफ हसन साहब और राय काशफ सन ऑफ मुमताज़ चट्टा, राय शहबाज सन ऑफ मदद अली। इन लोगों ने हमें इतला दी है कि हफीज़ुल्लाह जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है कश्ती के डूबने। जी नाजरीन, आपने बयानात सुने वुरसा के, जो कि वहाँ यूनान में जिनकी शहादतें हुई या मारे गए, दयार गैर में मारे गए, और आप देखें कि वो भी यही कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत हमारी इसकी ज़िम्मेदार है। हुकूमत का फ़र्ज़ है, रियासत का फ़र्ज़ है। नाज़रीन, रियासत कहा जाता है कि रियासत माँ के जैसे होती है, और हमेशा से हम सुनते हैं मुख्तलिफ जो आपके वकला हैं और बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि रियासत होगी माँ के जैसी। तो रियासत तो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, लेकिन यहाँ हमें ट्रस्ट ही नहीं है रियासत हमारे लिए कर क्या रही है या हुकूमत हमारे लिए कर क्या रही है। आप ये देखें कि हुकूमत के अगर अपने बिल उन्होंने बनाने हो, पिछले दिनों सेनेट का एक बिल पास किया गया जिसमें चेयरमैन सेनेट और सेनेट के मेंबरान के लिए बेतहाशा मराक, और ये 2.5 मिनट में पास हुआ नाजरीन बिल। तो क्या यहाँ बिल ऐसे मंजूर नहीं किए जा सकते? क्या यहाँ इन नौजवानों के लिए कि जो बेरोज़गार हैं यहाँ, या वो यहाँ डकैती करें, चोरियाँ करें या गैर कानूनी काम करें, वो फिर निकलते हैं कुछ उम्मीदें और आसें लेके, सुहाने ख्वाब लेके, और उन्हें वहाँ जो यूरोप में लोग बैठे होते हैं जो खुशकिस्मती से डोंकी मार के निकल जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ से फिर वो उन्हें तस्वीर भेजते हैं कि जी हम यहाँ मज़े कर रहे हैं, हम इतने पैसे कमा रहे हैं। और फिर कैलकुलेशन जो होती है नाजरीन, जिस तरह हमारा रुपया डिवैल्यू हुआ और वहाँ बैठ के जो डॉलर की कैलकुलेशन होती है, यूरो की कैलकुलेशन होती है, उस पर फिर ये सोचते हैं कि जी ये हम बेच के अगर हम चले जाएंगे तो वहाँ पहुँच के फिर वापसी पे हम अपना कर्जा भी उतार लेंगे और हम अपने माँ बाप की खिदमत भी कर सकेंगे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या हम समझ सकते हैं इस बात को कि जी जिसका बच्चा जवान बच्चा मारा गया, या वो बाप जिसके मासूम बच्चे अपने बाप का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने वालिद का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसकी वहाँ लाशें पड़ी हुई हैं जो आज तक वापस नहीं आ सकी। तो हमें इस पे सोचना चाहिए। नाजरीन, हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। 300 के जी, वेलकम बैक। नाजरीन, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे यूनान में डूबने वाली वो बदकिस्मत कश्ती जिसमें पाकिस्तान के 300 के करीब नौजवान थे जो अपनी जान की बाजी हार गए। उसमें से कुछ लोग बचा भी लिए गए, लेकिन अभी तक जो नाजरीन इतलात हैं FIA के मुताबिक, उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो गुजरांवाला रीजन से है। तो इस सिलसिले में आज हमने लाइन पे लिया है मियां आदिल साहब हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला से, तो उनसे बात करते हैं। जी मियां साहब, आप ने ज़ाहिर है आप गुजरांवाला में बैठे हुए हैं, तो ये जो सानिया हुआ है यूनान में, जो कश्ती डूबी है, उसमें 111 जो FIA की रिपोर्ट है, 111 लोग जो हैं यहाँ से जो लापता हैं, क्योंकि अभी तक तो वो कहते हैं जी कि 130 टोटल अफराद हैं जिनकी अभी तक तस्दीक हुई है, लेकिन तादाद कहीं ज़्यादा है। तो आपने किसी से बात की इधर गुजरांवाला में, तो क्या हैं लोगों के क्या जज्बात हैं जी यहाँ?
कि देखिए ये अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से लोगों की बात जो है वो लोगों का ये कहना है कि ये बड़ा गलत काम हुआ है। जी मियाँ साहब। जी मेरे ख्याल में मियाँ साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही, तो फिर उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। तो देखें जी, बात ये है कि एफआईए ने तो यहाँ कर लिया कि जी जो रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि जी 130 अफराद लापता हैं, उनकी तस्दीक हो गई, जबकि 92 मुतासरीन फैमिली ने अब तक राब्ता किया है एफआईए हुकाम से। और जिन फैमिलीज़ ने फिर राब्ता किया है उसमें 51 गुजरात से हैं, 38 जो हैं गुजरांवाला से 51, सॉरी, फिर उसकी तादाद 111 कर दी गई, और लाहौर की 3 मुतासरा फैमिलीज़ हैं। और नाजरीन, इसी तरह जो तस्दीक हुई है, ये भी आज की खबर है कि यूनानी कश्ती हादसे में 150 पाकिस्तानियों की गुमशुदगी की तस्दीक हो गई, जबकि मज़ीद 2 मुसाफरों की लाशें मिलने के बाद अमवात की मजमूई तादाद जो है वो 80 हो गई है, और हलाक होने वाले अफराद की कौमियत सामने नहीं आई। तो अभी तक ये कह रहे हैं जी लापता होने वालों में 101 का ताल्लुक, फिर ये 101 कह रहे हैं, फिर 111। कन्फ्यूजन है नाजरीन, अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। जो मुतासरीन हैं वो परेशान हैं, जिनके बच्चे लापता हैं और वहाँ वो डूब गए, बच गए नहीं हैं। अब तो 7 दिन गुजर गए, अब तो उनकी जो उम्मीदें हैं वो भी दम तोड़ती जा रही हैं, क्योंकि उनके जो उनके वर्षा हैं और जो उनके वहाँ बच्चे हैं प्यारे जो वहाँ डूब गए, कोई पता नहीं चल रहा, अजीब कन्फ्यूजन है। तो नाजरीन, मियाँ शहरयार साहब हैं जी, तजिया निगार, इंटरनेशनल अमूर पे इनकी नज़र है, तो हम मियाँ शहरयार साहब से भी इसी साने के बारे में बात करेंगे। तो मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? अल्लाह की रहमत। अच्छा मियाँ साहब, ये हादसा हुआ, आप क्योंकि इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी अमूर पे तजिया करते हैं और आपकी माहिराना राय बहुत देखी और सुनी जाती हैं, तो ये जो हादसा हुआ है मियाँ साहब, अभी तक कन्फ्यूजन है। क्या हमारी हुकूमत ये पता नहीं कर सकी? हुकूमती लेवल पे एक राब्ता भी मैं देख रहा था किया गया, हमारे जो वजीर खारजा हैं उन्होंने वहाँ के वजीर खारजा से बात की, लेकिन अभी तक जो वर्षा हैं उनको पता नहीं चल रहा कि उनके जो प्यारे हैं वो बच गए या मर गए, जिस दुनिया में नहीं है। सर, इसके अंदर मैं आपको छोटी सी कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो कि बड़े इम्पोर्टेंट हैं कि जिसको समझने की ज़रूरत है, और जिसको के बाद अगर आपके तवज्जुह से बाकी आवाम सुन रही है या कोई मुतासरा ख़ानदान सुन रहे हैं, तो उनको समझ लग जाएगी कि वहाँ पे सलूक कैसे किया जाता है और किस तरीके से ये कह लें कि ह्यूमन स्मगलिंग की जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। तो सर, इसमें ना कुछ मेरा भी कुछ ताल्लुक इसी तरह है कि मैं ये तज्जिया करने के साथ साथ कुछ इंटरनेशनल इमिग्रेशन लॉ के मुतल्लिक़ भी कुछ मालूमात रखता हूँ, और एजुकेशन कंसल्टेशन के मुतल्लिक़ भी हम काम करते हैं। तो अब कि ये काम ऐसा है कि जिसके अंदर जितने हिसाब से मीटिंग नहीं करते, ठीक है। फर्स्ट थिंग, वो आपके साथ अलग-अलग नंबर्स के साथ आपसे राब्ता करते हैं। जिस बंदे ने भी राब्ता करना है, किसी के रेफरेंस से उसको नंबर मिलेगा, वो कॉल करेगा, वो बताएगा जी दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, आप यहाँ पहुंचे, देन आपको यहाँ से गाड़ी ले जाएगी। अब इसमें तरीकाकार 2 हैं। पहला तरीकाकार ये है कि कुछ ये जो कंट्रीज हैं जहां पाकिस्तान को आसानी से वीज़ा मिल जाता है, उन कंट्रीज का ये वीज़ा लगवाते हैं, देन वहां से आगे इलीगल प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके अंदर अगर हम बात करें इस रूट की, जो कि कन्वेंशनल रूट है, जो कि पाकिस्तान में आपके बलूचिस्तान से स्टार्ट होता है, कफ्तान बॉर्डर से होके ईरान को क्रॉस करके, देन माको की पहाड़ियां क्रॉस करके आप तुर्की के अंदर एंटर होते हैं। देन आप वहां से अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप चल जाते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल के नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक छोटी सी नहर है जो ग्रीस के साथ लगती है, जिसे आप इस तरह कह ले कि
उनकी जुबान के अंदर हम बात करें तो उसे एवोस नहर रिवर कहा जाता है, कि जो जिसके अंदर पानी आपकी कमर तक पानी होगा। अगर जहां से कोई गहरा पानी है तो वहां से आपको रबर बोट्स के जरिए आपको क्रॉसिंग करवाते हैं। ये होता है कन्वेंशन तरीका। इसमें भी दो तरीके हैं कि आपको पहले वीजा लगवा के देते हैं ईरान का, ईरान में आप बाय एयर जाते हैं, वहां से जाके देन आप 1600 मीटर माकू पहाड़ी की ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है, कि जिसको आपने पैदल क्रॉस करना हो। ज्यादातर ये इनका सीजन होता है, ये गर्मियों का तो सीजन होता है क्योंकि गर्मियों में ज्यादा चांसेस होते हैं डिहाइड्रेट होने के, तो ये सर्दियों में करते हैं कि घुटने घुटने होती है। चलो पानी की तो एटलीस्ट है, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन तो उसमें भी होती है, लेकिन वो उसके थ्रू करते हैं कि मौसम जब भी मौसम खराब होता है ये तब गेम करवाते हैं। इनकी एक स्पेसिफिक जुबान है जिसको कहते हैं गेम करवाना। ये नहीं कहते कि हमने आपको क्रॉस करवाना है, ये कहते हैं जी हम आपको गेम करवा रहे हैं। ठीक है जी, ये मौसम खराब होता है, सर्दियों में ज्यादा तूफान आता है पहाड़ों पे, और ये उस टाइम पीरियड के अंदर ये अपना बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। यहाँ से पहले ईरान को होगा, अगर ईरान तो फिर तो वो इसका तरीकाकार ये होता है कि ये लॉ है कि जहां आप इलीगल इमिग्रेंट पकड़ते हैं उसको आपने उससे प्रीवियस जो मुल्क होगा जहां से उसने बॉर्डर क्रॉस किया उसको वहां भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें मेरी एक दो ऐसे मुतासरा बंदे खानदान से भी बात हुई है और उनसे इस बारे में वो कन्वेंशनल तरीका उन्होंने ये इस्तेमाल किया कि उन्होंने ईरान का वीजा नहीं लगवाया, वो ईरान भी उन्होंने इलीगल क्रॉस किया। अब उसमें क्या होता है कि मैंने जहां तक मुझे सुनने में आया है, मेरी नॉलेज के मुताबिक ये है कि वो ईरान कहते हैं, ईरान ऑफिशियल्स को भी ये पेमेंट करते हैं जो ईरान बॉर्डर्स पे उस टाइम तैनात होते हैं, जो कैप्टन या लेफ्टिनेंट जो भी उनके आला अफसरान हैं, उनको कहते हैं कि उनकी इजाजत के बिना आप क्रॉस नहीं कर सकते। और आप इस चीज को बड़े अच्छे से जानते हैं कि ईरान बॉर्डर से स्मगलिंग भी हमारे पेट्रोल की बहुत ज्यादा, डीजल की बहुत ज्यादा होती है, तो उनको रास्ते पता है, रास्ते में ज्यादा रश है या किस रास्ते में ज्यादा सख्ती है, और कौन से ऐसे रास्ते दुश्वार रास्ते हैं कि जहां बॉर्डर पेट्रोल भी समझता है कि ये रास्ता तो खैर कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, और उस रास्ते से वो उनको पार करवा देते हैं। ठीक है, और अगर आप की किस्मत अच्छी है, पाकिस्तान से चले गए, वहां पकड़े जाएंगे तो वो बहुत आपके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, आपको मारते हैं, कईयों की जान चले जाती है। और इनके साथ साथ कुछ अगवा खान भी होते, ग्रुप्स होते हैं कि जो उनको पकड़ लेते हैं और उनको मार पीट करके और देन उनके खानदान से पैसे मंगवाते हैं। पैसे मंगवाने का ये तरीका नहीं होता कि इन हैंड कैश, वो होता है कि पुराने जो एजेंट्स पाकिस्तान में जिनके साथ बात किया उनको राब्ता करवाते हैं, वो पीछे से गारंटी करवाते हैं, ये अम्मा ठीक है आपको $1 मिल जाएगा, $2000 मिल जाएगा, फिर उनकी जान छोड़ते हैं। ये कन्वेंशन तरीका। फिर दूसरा अब हमारे यहाँ देखने को आ रहा है मियां साहब दो क्वेश्चन जी। एक तो कल एक मैं खबर पढ़ रहा था कि जी कोई 52 जो लोग हैं उन्हें ईरानी गवर्नमेंट ने वापस किया है पाकिस्तान लोगों के काम को। तो है कि आपने फरमाया कि यहाँ से जो लोग जाते हैं उसमें ईरान के हुकाम भी मिले हुए हैं, जो दूसरे तरीका आपने बताया उसमें जो गुजारा करते हैं। तो बाढ़ लगी हुई है मियाँ साहब, बाढ़ है वहाँ, बॉर्डर मिलिट्री फोर्स है, और स्मगलिंग की तो आप बात कर रहे हैं, वो तो अरबों रुपए की खरबों रुपए की स्मगलिंग होती है, जिसमें तेल भी है और बाकी लवाजमात वहाँ से आती हैं। तो ये जो इंसानी स्मगलर हैं, तो ये इसका मतलब है कि ये जो हमारे इदारे हैं ये भी मिले हुए हैं उनसे। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे जी? सर इस सिलसिले में मैं ये बात जरूर कर सकता हूं कि सर इनके पास कुछ रास्ते ऐसे हैं कि जो हमारे तक भी नहीं पहुंच सकते। देखें, हमारे तक बात पहुंचनी है जो कि बंदा करके आया है या जो बंदा डिपोर्ट होके आया, अब उसको भी इतनी नॉलेज नहीं है कि यार मैं किस रास्ते से गुजर रहा हूँ, किस पहाड़ से गुजर रहा हूँ। अब बाढ़ आप देख लें, बाढ़ तो लगी है, फेंसेस तो लगे हैं, फेंसेस अब बॉर्डर पेट्रोल जो है वो हर जगह तो पेट्रोलिंग नहीं कर सकती ना, जस्ट लाइक अ मैक्सिको बॉर्डर। ठीक है, जब बड़े बॉर्डर्स होते हैं, दीवार उन्होंने भी खड़ी की है सर, ठीक है, वो भी उनके पास हमारे से ज्यादा वसाइल है, उनके पास हमारे से ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है, वहां से भी रोज कह लें कि इमिग्रेंट्स जा रहे हैं, और टाइटल 42 की वजह से 40,000 इमिग्रेंट इस टाइम उनके बॉर्डर पे बैठा हुआ है उनके सामने। तो सर इनके पास रास्ते होते हैं, हिडन रास्ते होते हैं, जिसके थ्रू इन्होंने गाड़ी के अंदर डिक्कियों में बंद करके गेम करवाते हैं या पैदल करवाते हैं, रात के टाइम तारीकी के अंदर ये उनसे ना कह लेंगे उनसे बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं कि जहां पे पेट्रोलिंग थोड़ी सी
वो होती है, कह लें कि आप कह लें कि थोड़ा सा कमजोर होती है, क्योंकि पेट्रोलिंग ऑफिशियल्स के तहत ये ऐसा इलाका है कि जहाँ से ह्यूमन स्मगलिंग होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये वही रास्ता इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ वो समझते हों कि मुश्किल है और ये वहां से उनको क्रॉस करवा देते हैं। और ये फायदा उठाते हैं जब भी कोई मौसम वगैरह खराब होता है, कोई तूफान आता है, कोई रेतली तूफान आ गया, कोई वैसे बारिश आ गई, कोई मामला हो गया, ये मौसम खराब होने का इंतजार करते हैं, देन उनको क्रॉस करवा देते हैं, क्योंकि चांसेस होते हैं कि इनको क्रॉस कर दिया जाए। तो मैं सब फिर तो मैं ये समझा जाए कि कुछ ऐसे रास्ते हैं जिससे कोई बड़े आराम से, नो डाउट की जो दुश्वार गुजार तो होते हैं, तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, तो फिर सिक्योर तो नहीं है ना जी। और मैं यहाँ स्मगलिंग की जैसे आपने बात की कि जी बेतहाशा तेल की स्मगलिंग हो रही है और ये करोड़ों रुपए की है, अरबों रुपए की स्मगलिंग है। आप ये देखें कि कोयटा में जो पेट्रोल और डीजल है, और वो रास्ते, मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था कि दुश्वार गुजार रास्ते हैं और उसमें किस तरह वो पेट्रोल लेके आ रहे हैं, गाड़ियों पे भरे हुए हैं, बड़े बड़े टैंक्स उन्होंने रखे हुए हैं, और कोई भी हादसा हो सकता है, आग लग सकती है। तो ये सारी सर्विलेंस होती है, हेलीकॉप्टर्स में भी फिर रहे होते हैं हमारे जो इदारों के लोग हैं, तो क्यों नहीं बंद हो रही है, फिर क्या वजह है? सर हेलीकॉप्टर्स में इन्होंने घूमना, और कहाँ से हेलीकॉप्टर्स के अंदर ये कोई क्या करते होंगे, ये तब होता है कि जब को हालात ज्यादा खराब हो। अब आप देखें इलीगल इमिग्रेंट्स क्यों अब एकदम इन्होंने जोर पकड़ लिया। सर अगर 4-5 साल पीछे बात करें तो सर ये बहुत ज्यादा रेशियो डाउन हो गई थी, ठीक है। मैं गुजरांवाला इज द हब एंड गुजरात इज द हब, कि जहां इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भेजने के लिए स्मगलर्स बैठे हुए हैं सर। लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूज चैनल के कुछ लोगों ने जी वो क्या कहते हैं कि जी हमने वो इनको इंटरव्यू किया, इनको पकड़ा, ऑफिशियल्स को बताया, सारा कुछ इस तरह कम हो गया था। लेकिन जैसे ही आपके मुल्क के इकोनॉमिकल हालात इतने डाउन हो गए हैं कि लोग कहते हैं कि भाई, मैं इंटरव्यू पे सुन रहा था, एक भाई है जिसका भाई फोत हो गया, ठीक है, उसने एक दफा डंकी मारी है लिबिया से, उसकी यूनान की, वो पकड़ा गया जी, वापस लिबिया आ गया, लिबिया से दोबारा किया, वो इसी कह लगे बदकिस्मत कश्ती में सवार था, और उसने कहा जी कश्ती में गुंजाइश है 80 लोगों के, और उन्होंने 700 बंदा घुसाया, ठीक है जी, ये कश्ती टूट जानी। उन्होंने कहा जी उतर जाओ, कहते हैं जी आप हमें उतरने नहीं दे रहे, कहते हैं जी उसके बाद राब्ता नहीं हुआ, तो उसने कहा जी आप क्यों भेज रहे हैं फिर अपने भाइयों को, कहते हैं जी इधर भी तो भूखा मरना है, इससे तो बेहतर है क्योंकि चांस तो ले लें। सर ये मेंटेलिटी यहाँ पैदा हो गई, वो क्यों पैदा हुई है सर, आपको यहाँ मिल नहीं रहा, खाने को नहीं मिल रहा सर। मिडिल क्लास हमारी जो इकोनॉमी बेस करती है सर, मेजोरिटी हमारे मुल्क में मिडिल क्लास की है, ना तो ब्लू ब्लडेड पीपल को कोई इस चीज से फर्क पड़ता, ना गरीब को। गरीब आगे भी मांग के खा रहा था, अब भी खा लेगा सर, ठीक है। मैं उनकी गरीबों की बात नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे, मैं किसी को कह लें कि ऑफेंसिव नहीं होना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वेरी बिलो द पॉवर्टी लाइन है सर, उनके लिए भी उतना फर्क नहीं, मिडिल क्लास के लिए बहुत फर्क है सर, जिन्होंने रोज के वेजेस लेके कमाना है और खाना है, ठीक है। वो लोग फिर ये कह लें कि नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मियां साहब। हालात तो इस वक्त ये हैं कि जी मैं वो एक देख रहा था कि 10 लाख लोगों ने लोग बाहर गए हैं, और ये पिछले कुछ दिनों में, और जिसमें बहुत पढ़े लिखे जवान भी है जो लीगल तरीके से भी गए हैं, और जो इलीगल गए हैं उनकी तो डेफिनेटली रिपोर्ट्स नहीं होती, जो जा रहे हैं ख़ास तौर पे। अच्छा मैं सब ये जो लोग हैं ये ज़्यादा हैं जी गुजरात, गुजरांवाला, आज़ाद कश्मीर, हाफजाबाद, जो सेंट्रल पंजाब है हमारा, या फिर आज़ाद कश्मीर के हैं। अब इसमें आप देखें कि जनूबी पंजाब नहीं है, या लाहौर के बहुत कम लोग हैं, तो ये क्रेज है कोई यहाँ इस इलाके में, या यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उधर हैं जिसकी वजह से वो वहाँ बैठ के कुछ तरगीब देते हैं, फ़ोटो दिखाते हैं, वीडियोस भेजते हैं कि जी हम पहुँच गए और हम यहाँ बड़े मज़े कर रहे हैं। और फिर डेफिनेटली पाकिस्तान की जो करेंसी है, और उसको अगर मुवाजना करें आप डॉलर के साथ, यूरो के साथ, जो वो वहाँ कमा रहे हैं, तो फिर तरगीब तो दी जा रही है ना जी। तो ये आपका इलाका आपके इधर एक बहुत पंजाब, मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ। मैं पहले आपकी एक छोटी सी बात का जवाब दूंगा कि आप ये चीज जरूर है, पहले दौर था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ठीक है सर, अब आ गया सोशल मीडिया, ठीक हो गया सर। सोशल मीडिया में एक बहुत ही मशहूर एक ऐप है जिसको टिकटॉक कहते हैं सर। मैं टिकटॉक के ऊपर अगर फॉलो करता हूं तो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं क्योंकि हमारा काम है। तो सर इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो गई हुई है कि आप $4000 दें, आपको जी हम यहाँ से भेज देंगे, सीधा इटली चले जाएंगे। आप $2500 दें, आपको ग्रीस भेज देंगे। आप $2000 दें USD, ठीक है, हम आपको तुर्की भेज देंगे। एक तो ये एडवर्टीजमेंट चल रही है, और गेमों के नाम है जी जनरल मूसा गेम, तो जनरल फ्लां गेम सर ये चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि आप जो बात करेंगे सेंट्रल पंजाब के ही लोग क्यों।
सर सियालकोट है, गुजरांवाला है, गुजरात है, सलाय आलमगीर है, उसके बाद अपना भेड़ा वाली साइड अपना वो है लाला मूसा है, उसके बाद मीरपुर खास है। सर आप ये चीज़ ये देखें कि इस इलाके में अगर हम बात करें कॉटेज इंडस्ट्री की, तो यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री बहुत है सर। जब तक हालात थोड़े से बेहतर थे, लोग क्या करते थे, 2-2.5 लाख जिसके पास है वो एक छोटा सा एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट कर देता था सर। अली बाबा के ऊपर $1000 की आपने मेंबरशिप ली है, उसके ऊपर आपने होजरी का काम स्टार्ट कर दिया, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन का काम स्टार्ट कर दिया आपने, सर्जिकल का काम स्टार्ट कर दिया आपने, लेदर का काम स्टार्ट कर दिया आपने, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का काम स्टार्ट कर दिया। आपके इलाके में जो चीज़ कह लें कि अवेलेबल है, जो बनती है लोकली, उसको एक्सपोर्ट करते थे सर। लेकिन अब 2 लाख या 2 लाख से जो लोग बाहर से सारी जिंदगी मजदूरी करके आते हैं, वो अपने घर की बैठक खोल के वहां एक किराना स्टोर नहीं डाल सकते 2 लाख में। ठीक है सर, यही वजह है कि इधर के लोगों को थोड़ी सी कह लें कि मैं ये समझता हूं कि जॉब करने का कुछ शौक नहीं है सर। ठीक है, ना यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब की। अगर जॉब करेंगे तो वो जॉब है जो डेली वेजेस की होती हैं, या वो जॉब है जो सेलमैनी वगैरह जो थोड़े से पढ़े होते हैं, 12-14 की होती हैं सर, उनको भी अच्छी जॉब मिले तो 25-30 हज़ार मिले तो बात समझ आती है आज के दौर के हिसाब से। इन लोगों के पास पैसे होते हैं, पीछे माँ बाप की कोई 10 मरला 5 मरला 20 मरला जगह होती है, वो एक जगह बेचते हैं, वो कहते हैं जी हम अपना फ्यूचर बना के देखते हैं। सबसे बड़ी वजह एक और आपको ये बताता हूँ, यहाँ के लोगों के पास चलो थोड़ी सी जगह है, जायदाद के थोड़े से आ जाते हैं पैसे सर। डंकी वाले लोग ये बताते हैं कि जी आप 4 दिनों में तुर्की चले जाएंगे, जी आप बाय रोड जाएंगे, जी आपको कोई मसला नहीं आएगा, आपको खाना मिलेगा, आपको हर चीज मिलेगी। वो जो हार्श रियलिटीज हैं वो तो बताते ही नहीं है ना सर। वो तो जब ईरान का बॉर्डर क्रॉस होता है वो तब उनको पता चलता है। यहाँ दूसरी साइड पे अगर हम बात करें तो वो यहाँ से वीजा लगवा के दुबई भेजते हैं, दुबई से बाय रोड या कह लें कि कार्ड के तहत वो आपको भेजते हैं जी। इजिप्ट से होते हैं, फिर इजिप्ट से आप लीबिया जाते हैं, लीबिया से आपने पिछले दिनों जरूर खबर सुनी होगी कि 7000 इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े गए हैं सेफ हाउसेज लीबिया से। ठीक है सर, वो क्यों पकड़े गए हैं? क्योंकि इतनी आवाम वहां 4-4 5-5 महीनों से बैठे हैं कि जो डंकर हैं, जो डंकी लगवाने वाले हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही कि हमने आगे भेजना कैसे है। उन्होंने ऑफिशियल से बात की है, छापे डलवाए, बंदे पकड़वा दिए। अब वो जिस प्रीवियस रूट से हैं वो वापस भेज देंगे। सिर्फ चीज ये है कि सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, उन्हें बताया जाता है यूरोप इज अ यूटोपिया, यूरोप ये है, यूरोप वो है सर। फाश रियलिटी करते हैं। ये है कि अब जैसे आप ये शो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अब चीजें आ रही हैं कि किस तरह वो मारते हैं, नेकेड करके भेजते हैं। जैसे ग्रीस बॉर्डर से नेकेड करके तुर्की में भेजे थे 96, अल जजीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया था। ठीक है, जब ये चीजें सामने आएंगी लोगों को कुछ समझ आना स्टार्ट होगी कि नहीं, हमें ये 10 लाख 20 लाख देख के हम जो है अपनी मौत खरीद रहे हैं। सर एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करूंगा कि शायद लोगों को समझ आए। देखिए, लोगों को चाहिए सर, हमारी कौम है पढ़ने लिखने वाली कौम नहीं है, हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने वाली कौम है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही प्रैक्टिस है सर। आप ये देखें कि अपना यूके ने इमिग्रेशन जोन की है, 256 कैटेगरीज की हैं, जिसमें से 26 कैटेगरीज उन्होंने शॉर्ट लिस्ट की है। पॉइंट सिस्टम होता है, 20 पॉइंट आपको इसका मिलेंगे, ऑफर लेटर 20 पॉइंट आपको खा के मिलेंगे, ये है सर। उसके ऊपर जाके पढ़ें, पूरे यूरोप को पेंडेमिक के बाद अब स्किल्ड वर्कर्स चाहिए सर। हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्किल्ड वर्कर्स बहुत है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश कंट्रीज में जाना है तो आपको आइल्स के छोटे छोटे बिल्कुल अपना C2 चाहिए, 4.5 बैंड्स भी आते तो वो जा सकते। सुनिए, उसमें कहा जी 22 लाख रुपया दिया है यहाँ से लीबिया जाके आगे तुर्की जाने का, उसमें इटली जाने का, और वो पकड़ा गया, जेल में पकड़ा गया। उन्होंने कहा जी 8 लाख रुपया और दो, फिर बंदा छुड़वाएंगे। सर कुल मिला के 30 लाख बन गया। ठीक है, आप सर्च करें, आप वर्क वीजा लें, यूरोप का वर्क वीजा लें, वहां पे अपनी जॉब हासिल करें, अपने स्पॉन्सर को कहें जी मुझे बुलाए, आप लीगल तरीके से जाएं, वहां जाके मेहनत करें, मेहनत करके। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये काम किसका है? हमने तो सुना, मैंने पहले भी कहा, रियासत होगी माँ के जैसी। तो भी माँ का काम है ना जी, आपकी हुकूमत का काम है, रियासत का काम है, इदारों का काम है कि लोगों को बताए। कौन बताएगा? क्या हम टिकटॉक पे देखेंगे कि जी मैंने 4000 में वहां पहुंचना है? तो क्या हम अपने स्टूडेंट्स को बता नहीं सकते? हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बताएं, हम इसका कोई तरीकाकार अख्तियार कर लें ताकि बेहतर तरीके से नौजवानों को पता चले। और दूसरी बात है मियाँ साहब के पढ़े लिखे नौजवान, पहले तो चलो अनपढ़ जायल या स्किल्ड की आप बात कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो डंकी लगाएं। पढ़े लिखे बच्चे जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, जिन्होंने डिग्री होल्डर्स हैं, वो बेचारे जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं जी, उनकी भी बात हो रही है।
सर आपकी आवाज कटी है, लेकिन इसके अंदर जितनी मुझे बात समझ आई है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पढ़े लिखे नौजवान जा रहे हैं कि पहले अगर एक माह में 4 लाख पासपोर्ट बनता था, अब 7 लाख पासपोर्ट बन रहे हैं। पासपोर्ट की खपत जो है वो बढ़ गई है। ठीक है सर, मेरे पास रोज इतने लोगों की क्वेरीज आती है कि सर हमने ये मास्टर्स किया हुआ है, क्या देयर इज एनी चांस कि हम स्पाउस वीजे पे इकट्ठे यहाँ से चले जाए, वहां जाके अपने बेटर फ्यूचर के लिए कर लें। यहाँ के पढ़े लिखे हमारे नोबल पेशा है सर डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टरी यहाँ पे इतनी ज्यादा डॉक्टर बन रहे हैं लोग, सर आपको 1-1 करोड़ रुपया दे के आप डॉक्टर बन रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे सर वो यहाँ पे करके वो बाहर के टेस्ट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ टेस्ट पास करके वो अपने बेटर फ्यूचर के लिए यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है सर, आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या इसमें किरदार है, गवर्नमेंट कैसे बताए, लोगों ने टिकटॉक से देखना सर। बात गवर्नमेंट अगर अरबों रुपया अपना सिर्फ इस एडवर्टाइजमेंट में उड़ा सकती है कि जी हमने ओरिएंट ट्रेन बनाई है, जी ओरिएंट ट्रेन में इतने इतने लोगों को अकोमोडेट करेगी, जी हमने मेट्रो बस बनाई है अकोमोडेट करेगी, मोटरवे बनाई है जी अकोमोडेट करेगी, जी हमने साउथ पंजाब में रोडें बना ली हैं जी अकोमोडेट करेगी। सर अरबों रुपया अगर इन चीजों में लग सकता है तो अरबों रुपया लोगों की जानें बचाने में भी लग सकता है। सर आप एडवर्टाइजमेंट हर न्यूज चैनल पे नहीं चला सकते, आगाही के लिए नहीं चला सकते कि आप लोगों को बताएं कि गलत तरीका है। आप तो यार लोगों को थोड़ा सा सब्र दें, थोड़ा सा सर कोई कम्युनिकेट तो करें ना ऑफिशियल से लोगों के साथ। लोग डेस्परेट हैं सर, नौजवान इस टाइम डेस्परेट है। जवानी एक ऐसी एज होती है जिसमें बंदे को फौरी रिजल्ट चाहिए होता है। हाँ, पेशेंस इज अ गुड थिंग, लेकिन डेस्परेसी खत्म करने के लिए आप उनसे कम्युनिकेट तो करें। सर आपको अपने मसलों से, टेंशन से छुटकारा नहीं मिल रहा, इतने मुश्किल हालात किए उन्होंने लोगों के क्या लगे फलाही के लिए क्या काम करना तो कह सकते, क्या ये पकड़ इनको नहीं पता कि मुल्क के हालात खराब हुए? थिंक टैंक्स नहीं बैठे हुए, उनको नहीं पता कि मुल्क के हालात खराब भी नहीं करते। मियां साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है जी। बात ये है कि इतने नौजवान, ये जो मियां साहब फरमा रहे थे कि जी करोड़ों रुपए लगा के, अरबों रुपए लगा के इश्तिहारात दिए जाते हैं मियां साहब, वो के इश्तिहारात चल रहे होते हैं और वो अपनी हुकूमत की भलाई कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। हुकूमत को चाहिए एक्चुअली कि जी वो बना लें अपनी को टिकटॉक बना लें जी, हुकूमत अपनी टिकटॉक बना ले। अगर लोग ज़्यादा देखते हैं, लोगों को अवेयरनेस दी जाए जो ऑथेंटिक हो। ये ना हो कि जी आपने वो जो दूसरों से सुन रहे हैं, जो लोग लालच दे रहे हैं या गलत गाइड कर रहे हैं, उनको सुन के वो लोग जाते हैं और फिर वहाँ जाके अपनी जानें गंवा देते हैं। हालांकि चाहिए ये कि जो गवर्नमेंट की, आपने लगा दिया, गूगल पे लगा दिया, आपने अपनी ऐप बना दी, लेकिन उस ऐप के बारे में कौन बताएगा? आम बच्चे को तो पता नहीं है ना। हर बच्चा तो कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ नहीं है, हर बच्चा जो है वो उसने बेकन हाउस का पढ़ा हुआ नहीं है। और ये जो बेकन हाउस या दूसरे हैं कॉन्वेंट वाले, वो तो आराम से चले जाते हैं, उनके तो अरबोंपति, लाखोंपति, करोड़ोंपति माँ बाप होते हैं। असल मसला तो उन नौजवानों का है जो आम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ के आते हैं, जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, जिनका तालीमी मियार उनका जो इतना अच्छा नहीं है, वो किस तरह करें। तो इस तरह हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक। नाजरीन, बात हो रही थी वक्फे से पहले कि जी हुकूमत का क्या फ़र्ज़ है, और इस सिलसिले में मियाँ शहरियार साहब हमारे साथ हैं। मियाँ साहब, वो दरमियान में थोड़ा सा लाइन का प्रॉब्लम हुआ, आप फरमाएं कि क्या इक़दामात करने चाहिए हमारी हुकूमत को, और कैसे मुमकिन है कि हम इन नौजवानों को, जो हमारी यूथ हैं और मोर देन 63% हैं जो इदारों की रिपोर्ट्स हैं, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है, तो उनकी जानें और कैसे बचाएं और उनको रोजगार कैसे फराहम करेंगे? सर इसमें 2 से 3 ऐसे स्टेप्स हैं कि जो लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने अभी बात की थी कि टिकटॉक, गवर्नमेंट को चाहिए जी टिकटॉक बना लें। सर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब ये प्रीवियस गवर्नमेंट थी, इनके गवर्नर ने भी बुलाया है, या जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी टिकटॉकर्स को बुलाया गया था जी उनको जी बुला के जी जो भी उनके साथ डिस्कशंस हुई हैं, जो भी उन्होंने करे लोगों को हमारे बिहाफ पे बोले, सर उनको बुलाया जाए।
अगर लोग देखती है, हम इस फैक्ट से तो डिनाई नहीं कर सकते कि लोग देखते हैं भाई। इसके ऊपर अगर फेसबुक के ऊपर 10 वीडियोस जा रही हैं तो लोग एक वीडियो रोक के देखेंगे, टिकटॉक के ऊपर अगर 10 वीडियो जा रही हैं तो लोग 5 वीडियोस रोक के देखेंगे। ये मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूँ आम जुबान के अंदर, ठीक है, कि इतना इसका है पूरी दुनिया में। सर उनको बुलाएं, उनके थ्रू इन्फ्लुएंस करवाएं लोगों को, लोग जो देखते हैं उनको बताएं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्तेमाल करें, जो कन्वेंशनल वे है उसको इस्तेमाल करें, एड्स चलाएं, मोटरवे बनाएं, मोटरवे को सर जी बिल्कुल, ये जो बात आप कर रहे हैं मियां साहब बिल्कुल सही है कि पहले की किया था साबका वजीर आजम पाकिस्तान ने, और उसके बाद फिर ये किया कुछ इदारों ने कि जी टिकटॉकर्स को बुलाया। गवर्नर थे चौधरी सरवर साहब, उन्होंने बुला के उनसे मीटिंग्स की और उनको यूज़ किया। इसी तरह मैं कहूँगा जी कि हमारे जो आईजी पंजाब हैं इस वक्त उस्मान अनवर चौधरी साहब, उन्होंने भी यूज़ किया टिकटॉकर्स को। और जो वो है जी लाइसेंस कैसे बनवाना है, तो आप एक शनाख्ती कार्ड लेके जाएं और वहाँ आप जाएंगे तो आपको बाकी चीज़ें सारे वहीं प्रोवाइड की जाएंगी। आप कहीं भी जाएं, लाहौर में आप 24 आवर जो है DHA और वो बाकी इदारे हैं जहाँ जहाँ इनके लाइसेंस के वो खुले रहते हैं, और आप अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाएं, वहीं टिकटें मिलती हैं, वहीं सब कुछ होता है और आपका लाइसेंस बन जाता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और इसकी तशहीर जो कराई जा रही है वो मशहूर टिकटॉकर्स हैं, वो इसकी तशहीर कर रहे हैं, फेसबुक पे है वो, बाकी जो इंस्टाग्राम है, जो जितने भी आपके सोशल मीडिया ऐप्स हैं उस पर इसकी तशहीर हो रही है। तो अगर हुकूमत ये सब करे और उसके बाद जो बाकी लोग हैं जो आपको अपनी जाल में फंसाते हैं, जो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, जो सुनहरे जाल में फंसाएंगे आपको कि जनाब वहाँ जाएंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, वहाँ डॉलर इतने का है, जब पाकिस्तान में आप आएंगे तो आप इतने अमीर होंगे, आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी होगी, तो वो फिर कम से कम वो नाकाम हो गए। और फिर मैं आता हूँ जी अपने इदारे जो हैं FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, उसकी तरफ। उनके हर रेंज में नाजरीन बाकायदा उनके ऑफिसेज हैं, और उसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है इसके लिए अलहदा उन्होंने अपने सेल बनाए हुए हैं, साइबर क्राइम के लिए अलहदा है, बाकी जो उनके में एंटी करप्शन है FIA के उसका अलहदा है, और बाकी भी उसके कई शोबे मौजूद हैं। लेकिन क्या वो शोबे फाल हैं? मैं गुजारिश करूंगा अरबाब इख्तियार से कि क्या जिन इलाकों में मसलन गुजरांवाला है वहाँ 111 लोग लापता हैं, बाकी जो इलाके हैं जहाँ हफ्साबाद है, आज़ाद कश्मीर है, या कुछ और इलाके हैं, क्या वहाँ के जो FIA के ज़िम्मेदार अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई की? और इसका जवाब नहीं में है, क्योंकि आज तक इसकी ना किसी को पता चला। और फिर जो मुल्ज़मान आपने गिरफ्तार किए उनको नाजरीन क्या सज़ा मिलेगी? हमें हमेशा कहा जाता है कि बीइंग ए कौम पाकिस्तानी 3 या 4 दिन एक हादसे को याद रखते हैं और उसके बाद हम उस हादसे को भूल जाते हैं, और उसके बाद हमें पता नहीं होता कि क्या वो मुल्ज़मान सज़ा हुए या वो रिहा कर दिए गए। इसी तरह ही होता है, बड़े बड़े हादसात होते हैं, बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, 3 दिन 2 दिन 3 दिन सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो नज़र आ रहे होते हैं, और उसके बाद वो ऐसे कुएं में चले जाते हैं जहां पता नहीं होता, और कहीं ये भी नहीं बताया जाता, कहीं कोई खबर लगेगी 2-3 साल बाद कि फ़लाँ मुल्ज़मान फ़लाँ वकूए के जी जो थे, जो हीनियस इंसिडेंट था, वो रिहा कर दिए गए, और वजह अदम सबूत, यानी साबित नहीं कर सके, प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी कि उन्होंने उन पे जुर्म जो क्या था। और इस यही वजह है कि हमारे यहाँ जो कन्विक्शन का रेट है वो 2 से भी कम है, 2% से भी कम है। यानी 100 मुकदमात अगर ट्रायल के लिए आए तो उसमें से 2% सज़ा होते हैं। तो नाजरीन, आज हमने बात की उन नौजवानों के बारे में जो यूनान जाते हुए, लीबिया से यूनान जाते हुए कश्ती में शहीद हो गए दयार गैर में। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके वुरसा को सब्र दे। लेकिन फिर सवाल वही कि हमारी हुकूमत, हमारी रियासत बेहतर इक़दाम करे जिससे हमारे ये नौजवान रोज़गार के लिए बाहर मत जाएं, यहीं उनको रोज़गार के मौके मिलें। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम में ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।